बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आज के दिन की सबसे अहम खबर यही है कि करतारपुर बॉर्डर कॉरिडोर खोला जा रहा है। एक 7 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। भारत की तरफ से उसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो हो चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से कल की जा रही है। बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है और इसको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें से एक आइस ब्रेकिंग जो इवेंट है उसके तौर पर भी लिया जा रहा है। क्या वाकई इससे जो ताल्लुकात दोनों ममालिक के जो बड़े ही फ्रॉस्टी रहे हैं, क्या उसमें कुछ फ़र्क आ सकता है, कुछ बेहतरी आ सकती है, या हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? याद रहे कि इस बॉर्डर, इस कॉरिडोर के खुलने से जो सिख यात्री हैं जो आना चाहते हैं उनको दोबारा अटारी बॉर्डर से नहीं आना पड़ेगा, बल्कि वो यहाँ से तशरीफ़ ला सकेंगे और तकरीबन 12 करोड़ सिख यात्रियों को ये जो सहूलत है ये मैसर होगी। पाकिस्तान की तरफ से 3 महीने कबल जब नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे जनाब इमरान खान की तकरीब हल्फबरदारी में, उस वक्त आर्मी चीफ से जब उन्होंने जादू की झप्पी ली थी तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से ऑफ़र किया गया था कि ये बॉर्डर खोला जा सकता है या खोल दिया जाएगा। 3 महीने बाद रेसिप्रोकेट किया भारत की हुकूमत ने भी। अब कल फॉर्मली पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। क्या यहाँ से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? नहीं। हमारे बहुत से ऑनरेबल मेहमान जो कि भारत से तशरीफ़ लाए हैं उनमें से एक नहायत ही डिस्टिंग्विश गेस्ट हमारे साथ भी मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ आपसे करवा सकता हूँ। जनाब राजदीप सरदेसाई साहब, इंडिया टुडे ग्रुप से ताल्लुक़ है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जाना माना नाम है, सहाफ़त का ऑथर भी हैं, एंकर भी करते हैं अपना शो। बहुत शुक्रिया राजदीप जी, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इम्तियाज़ आलम साहब, अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, और ख़ास तौर पर जब हम भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं तो इम्तियाज़ आलम साहब का किया हुआ तज्ज़िया, उनकी कही हुई बात की बहुत वैल्यू होती है। मेरे बाएं जाने मौजूद हैं जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। वलीद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और नन अदर देन अज़मा बुखारी साहिबा, जो कि हर वक्त तैयार रहती हैं मुखालिफिन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने के लिए, लेकिन आज इस गुफ्तगू के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि हम ताबड़तोड़ हमले नहीं करेंगे बल्कि कोई प्रोडक्टिव बात भी करेंगे। बात का आगाज़ राजदीप सर आपसे ही शुरू किया जाता है। बहुत बड़ा इवेंट है, जाहिर बात है, ऐसी दोनों तरफ जो इस वक्त इमोशंस हैं वो भी बड़े अच्छे पॉजिटिव हैं, लेकिन क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे पाकिस्तान और भारत के माबैन जो सर्द मोहरी थी ताल्लुकात के अंदर वो दूर हो सकेगी या दूर होती भी नज़र आ रही है? देखिए मुनीब, पहले तो पाकिस्तान आपने हमें बुलाया यहाँ जियो न्यूज़ के स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का वीज़ा आसानी से नहीं मिलता, तो जब भी मिलता है तो लेना ही पड़ता है। खुशी आपके चेहरे से पता लग बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, आपने 2 वर्ड यूज़ किए, इवेंट। करतारपुर में जो होने जा रहा है वो इवेंट जरूर है, लेकिन यही एक तरह से उसकी कमजोरी भी है। हम हर चीज को एक तरह से अगर इवेंट मानने लगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो जो डायलॉग है, जो गुफ्तगू है, वो कैसे आगे ले जाएंगे? केवल एक इवेंट करके उसे फोटो ऑप की तरह, एक फोटोग्राफ इमरान खान का, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह का, उससे दोनों देशों के बीच में जो सीरियस मामले हैं, गंभीर मामले हैं, उन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल होगा। हमें, मुझे लगता है, प्रोसेस पर चलना चाहिए कि हम इसे अगर कल के दिन के बाद किस तरह से वो गुफ्तगू के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं उसे कैसे आगे ले जाए। केवल करतारपुर या इवेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि वही होगा जो पहले भी हुआ है। बट एक वक्त जब आप बात ही नहीं कर रहे दोनों मुल्क, और एक वक्त वो कि चलें एटलीस्ट इस तरह का, आपने कहा वाकई इवेंट के तौर पर उसकी सिर्फ पिक्टोरियल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इससे कुछ आगे भी होना चाहिए, लेकिन कम से कम कुछ तो हो ना। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कम से कम कुछ तो हुआ है। कम से कम एक ऐसी पहल दोनों देशों ने ली है जिससे आम नागरिक को लगेगा कोई सुविधा हुई। जो सिख है, जो जो इंडिया में बैठा हुआ है, देख रहा है इतने सालों तक, दूरबीन से भी नजर आ रहा है, वो दूरबीन से देख रहा है, उस तरफ है करतारपुर साहब, मैं वहां जा नहीं सकता। मुझे लगता है इससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हमें लगे कि हमारे दोनों देशों के बीच में इतने जो बड़े मसले हैं, कश्मीर का मसला हो, टेरर का मसला हो, ट्रेड का मसला हो, वो सुलझाए जाएंगे, वो ओवरनाइट नहीं हो सकते, वो कोई फिक्स हम हर चीज को इंस्टेंट कॉफी ना ले, T20 स्टाइल की तरह ना देखें। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, तभी मुझे लगता है हम वाकई एक प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। आगाज कहीं से ना कहीं से तो होगा। इम्तियाज साहब, बहुत से ऐसे तारीख के अंदर मामलात रहे हैं पाकिस्तान और भारत के माबैन जहां पर यह समझा गया है कि इस
इवेंट के बाद, क्या इस मामले के बाद शायद ताल्लुकात में बेहतरी हो जाए, लेकिन इसके बरक्स होता रहा है, अच्छा दौर भी रहा है, बुरा भी रहा है। आज जो हालात हैं उनको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या हम बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं? जाहिर बात है जिनको ये जो फैसिलिटेट होंगे इस कॉरिडोर से सिख यात्री, उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन क्या पाकिस्तान और भारत एज स्टेट लेवल के ऊपर भी इसको इसी तरह देख रहे हैं? मैं देखता हूँ कि नाचाकी की इतनी तवील रात जो रही है, उसमें इस तरह की हवा का झोंका आना, एक डेवलपमेंट होना, मैं इवेंट नहीं कहता, डेवलपमेंट का होना बड़ा खुश आइंद है। ये मैं समझता हूँ कि पार्टीशन की एक ट्रेजेडी ये भी हुई जो ज़्यादातर सिखों के साथ हुई। ये तसव्वुर नहीं था कि आबादियों का इतना बड़ा इनखला होगा, मुल्क दो हो जाएंगे। उसमें ये हुआ कि किस तरह आप देखिए ये जो जगह है जहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी 12-15 साल गुजारे हैं, और दूसरी तरफ दरबार साहब है इधर ये, और वो बेचारे दूरबीन लगा के देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ये एक इनह्यूमन बात थी और बड़ी ट्रेजिक बात थी। और फिर ये कि 7 किलोमीटर का ये जो फासला है उसे 70 साल लगे हैं उस फासले को कम करने के लिए। और आप ये देखें कि ये किस तरह ब्रिज बन सकता है, और बन सकता है आपके नजदीक बहुत बड़ी। आप देखिए एक बहुत बड़ी, अब आप देखें हिंदुस्तान की पार्टीज का रद्देमल देख रहा था, मनमोहन सिंह का क्या ज़बरदस्त बयान आया इसके लिए, और बाकी पार्टीज का, और ख़ुद मोदी जी का बयान जो आया है, उससे फिजा बनती है। उससे वो जो क़ुव्वतें जो अमन दुश्मन है, अमन मुखालिफ हैं, वो न्यूट्रलाइज होती हैं, उनकी तवक्कुआत पे ओस फिरती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो आज कदम हुआ है, इसके साथ और कदम भी ऐलान करने चाहिए। मिसाल के तौर पे आप ये ऐलान कर दें कल कि ये जो LOC पे हमारा माहिदा था सीज़ फायर का, दोनों मुल्क उसे ऑब्जर्व करें। कि बार बार ये कहा जाता है कि भाई इसकी वायलेशन हो रही है, दोनों तरफ आम आदमी मारे जा रहे हैं, जो गाँव साथ के सारे गाँव हैं तबाह हो गए हैं। दूसरा, आप यहाँ पार्क बनाएं, पीस पार्क बनाएं, और एक बहुत बड़ा टेम्पल भी बनाएं, क्योंकि बाबा गुरु नानक जो है वो सिर्फ सिखों के नहीं है, वो मुसलमानों के लिए भी बड़े काबिल एहतराम है, और वो पंजाबी अदब में और सकाफत में उसका बहुत बड़ा मकाम है। आप बाबा फरीद शकरगंज को अलहदा नहीं कर सकते बाबा गुरु नानक से। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि ये भी हो कि काश किसी वक्त जम्मू और सियालकोट का रास्ता भी खुल जाए, क्योंकि जम्मू वालों को पहुंचने के लिए अमृतसर 7.5-8 घंटे लगते हैं। बदरिया सियालकोट जब वो जाएंगे तो वो 2 घंटे में अमृतसर पहुंच जाएंगे। जो गंभीर मामलात की तरफ इशारा दिया है राजदीप सरदेसाई साहब ने, वो उनके हल के लिए वो कहते हैं कि उसकी तरफ देखिए, यहाँ लोगों का ख्याल एक और है बीजेपी के बारे में। यहाँ एक राय ये है, हिंदुस्तान में तो ज़्यादा राय है, वो मामला है हिंदुत्व का, और जो सेकुलर हमारे दोस्त हैं उनका क्रिटिसिज्म अपनी जगह है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाजपा में ये गुंजाइश है कि उससे बात हो सकती है। आपने देखा कि मोदी जी यहाँ आ गए, मॉडल टाउन आए, लाहौर आए। आपके ख्याल में किसी भारतीय वज़ीर आज़म या अंडर सेक्रेटरी बगैर प्रेपरेशन के पाकिस्तान का हिंदुस्तान नहीं जा सकता? हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बगैर किसी स्केड्यूल के आ रहा है, लैंड कर रहा है। काश ये बात नॉर्मल हो जाए, इतनी नॉर्मल हो जाए कि कभी मरी में मिल रहे हैं, कभी शिमले में मिल रहे हैं, कभी कहीं मिल रहे हैं, और कभी अमृत कई बॉर्डर पे मिल रहे हैं। बातचीत के रास्ते खुलेंगे। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि शायद इलेक्शन की गहमा गहमी है, बहुत डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसका अभी हावी है। लेकिन मेरा एक और ख्याल है कि वो ये कि जिस तरह पाकिस्तान के मीडिया के लोग कहते हैं, पाकिस्तान एक सानवी रेफरेंस होगा, एक सब्सिक्वेंट, एक एडिशनल रेफरेंस। बुनियादी जो मुझे नज़र आ रहा है कि उसमें भाजपा जो है मंदिर का जो इशू है वो बड़ा होने जा रहा है, जो मंदिर मुझे यूपी में नज़र आ रहा है। और मैं इसकी तरफ दोबारा भी आऊँगा। अज़मा, आप बताइएगा कि मिक्स सिग्नल्स की बात हम अक्सर करते हैं। अभी राजदीप साहब ने कहा कि जो गंभीर मसाइल हैं उनकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए, इवेंट का शायद लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हम उनको शोकेस कर देते हैं। लेकिन आप मिक्स सिग्नल्स देखते हैं भारत की तरफ से, वज़ीर आज़म भारत के वो एक अच्छी बात भी करते हैं, मुस्बत बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर ही जब वहाँ पर वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कर रहे हैं, तो जो भारतीय पंजाब के वज़ीर आला हैं वो अगेन एक बात ऐसी करते हैं जिससे माहौल शायद इतना खुशगवार नहीं रहता। तो ये मिक्स सिग्नल्स को कैसे ट्रीट करें? क्या इनको बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दें और आगे चलें? थैंक यू मिनीप। मैं समझती हूँ कि ये एक खट्टा मीठा सा रिलेशनशिप है पाकिस्तान और इंडिया का, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर आप ये समझें कि बिल्कुल ऑल टुगेदर सब कुछ अच्छा मतलब वो हो जाएगा, मुमकिन नहीं है। हमारी बहुत सारी हिस्ट्री है, बैगेज है एक, जिसके साथ हमें आगे बढ़ना है। लेकिन देखने की बात यह है कि उस बैगेज के साथ क्या हम थक के बैठ जाएं, या हम छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू करें
ताकि हम उस फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें जहां पर आम आदमी रिलेटेड है दोनों मुल्कों का। देखिए पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉवर्टी का है, और पॉवर्टी जो है वो यकीनन उसका बहुत बड़ा ताल्लुक मैं समझती हूँ कि हमारे इस टेररिज्म और इस तमाम इशू के साथ भी है। हमारा फोकस जो है, हमारी एक रेस है मिसाइल और बॉम्ब और ये सब चीज़ों के लिए, रादर कि हम क्रिएट करें एक दूसरे के लिए स्कॉलरशिप्स। अब एक हमारे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के मुल्कों में जाके पढ़ सकें। आईटी में इंडिया जहाँ पहुँच गया है, इट्स मतलब उसको एक वर्ल्ड नोन उसकी एक प्लेस है। वहाँ पर हमारे इवन मरीज जो हैं उनको जाने के लिए एड़ियाँ रगड़ने पड़ती हैं और वो करनी पड़ती हैं। सो ये इतना आसान नहीं है। मैं समझती हूँ कि आज जो ये करतारपुर का वो होने जा रहा है, इसके ऊपर आपको याद होना चाहिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बात करती रहीं, नवाज शरीफ साहब ने भी अपने दौर में कोशिश की, लेकिन वो जादू की जफ्फी जब तक नहीं मिली तब तक ये मसला हल नहीं हुआ। और वक्त आ गया कि आज ये मसला हल हो रहा है। लोग तो बेनिफिट करेंगे इससे, यात्री तो करेंगे, लेकिन वलीद साहब जो असल मसाइल हैं दोनों ममालिक के माबैन, भारत की तरफ से वो जो प्री कंडीशन होती है कि जी आप दहशतगर्दी और मुज़ाकरात के साइड बाय साइड नहीं चल सकते, ये इस प्री कंडीशन को हम कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिससे फिर बात आगे चल नहीं सकती। पहले तो जी मैं जिस तरह से अभी सर देसाई साहब ने कहा कि 7 मुख्तसर से किलोमीटर और 70 साल का तवील अरसा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इक़दाम है, आप उसे इवेंट कह लें या किसी प्रोसेस की शुरुआत कह लें, ये एक कमिटमेंट की भी इजहार है इस हुकूमत का कि कमिटमेंट है अमन से ना सिर्फ कि दो हमसाया मुल्कों के दरमियान अमन के कोई हालात पैदा हों और प्रोसेस जो है आगे बढ़े, बल्कि पूरे ख़ित्ते में जो अमन है उससे कमिटमेंट जो है उसका ये इजहार है। और उसके अलावा भी ये अभी जिस तरह आज़मा ने कहा कि पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है, और इमरान खान साहब क्रिकेटर होने के बाद और सियासतदान बनने के पहले दरमियान में और मुसलसल जो है वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, वो दर्द रखते हैं इंसानियत का अपने दिल में, और ज़ाती सतह पर भी वो एक ये महसूस करते हैं कि ये जो हमारी मुस्कुरा रही हैं आपकी बात, ये जो हमारी आपस में ये रेस चलती है इस पे हथियारों की और ये जंगी साजो सामान की और वो सब की, ये हमारे इस तरह से वसाइल जो हैं अगर गुर्बत को और पॉवर्टी को दूर करने के अंदर अगर इस्तेमाल हों तो कितना दोनों मुल्क जो है वो और उसके लोग जो है वो ये कहना शायद आसान है, ये बातें हम कर देते हैं टॉक शोज में बैठ के करना आसान है, लेकिन जी मैं एक मेरी अर्ज सुन ले, मैं आपके सवाल का, क्योंकि आपको जवाब अभी तक आया नहीं था, मैं सिर्फ एक जुमले में अर्ज कर दूंगा। मेरे ख्याल में ये जो शराइत और प्री कंडीशंस की जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों को वसअत कल्बी दिखाने की ज़रूरत है इसमें, कि वो इंडिया पहले कहता है कि जी टेरर की जब तक बात नहीं होगी हम कोई और बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर की जब तक बात ना हो कोई और बात नहीं होगी, तो हमें इसको एक मुश्तरक या कंपोजिट तरीके से जो है वो अप्रोच करने की जरूरत है सारे मामला। ठीक, जब वक्फे का कहा जा रहा है, लेकिन जब वक्फे से वापस आएंगे, बातें सुनने को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो मसाइल कुछ ऐसे हैं जो कि शायद हल तलब ज़रूर हैं, लेकिन शायद उनका हल आसान नहीं है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि उन मसाइल का हल क्या है, कितनी आसानी से भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात, चलिए मुकम्मल तौर पे ना सही लेकिन कम से कम पार्शली नॉर्मलाइज हो सकते हैं, तो कैसे। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ताल्लुकात के बारे में बात ज़रूर होती है, पर ताल्लुकात की बेहतरी बहुत ज़रूरी है। राजदीप सर, ये बताइएगा कि एक बात जो कि हम देखते हैं, अगर सारी बात है मीडिया के अंदर, जब आप भारतीय मीडिया को देखते हैं तो मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन एक साइजेबल नंबर ऐसा है जो सिर्फ पाकिस्तान बैशिंग के ऊपर तवज्जो रखता है, और अगर कोई मुस्बत बात या पॉजिटिव बात हो भी रही हो, अब जैसे नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, अब रिसेंटली 3 महीने पहले आए थे, अब आज भी आ रहे हैं, तो वो जो वहाँ पर सेंटिमेंट क्रिएट किया जाता है, वो लगता है आपको कि जो कॉमन भारतीय है, जो कॉमन इंडियन है, वो ये एक्सेप्ट करता है और उसको खुशी मिलती है कि इतनी नेगेटिविटी जब पाकिस्तान के बारे में, या अगर कुछ मुस्बत हो भी रहा है, पॉजिटिव हो भी रहा है, तो उसको भी यही रंग दे दिया जाए? देखिए, दो बातें। एक तो आपने सलमान खान की एक पिक्चर देखी होगी, बजरंगी भाईजान, उसमें एक डायलॉग है, नफरत फैलाना बहुत आसान है, प्यार बांटना बहुत मुश्किल। देखिए, नफरत के जो ठेकेदार हैं वो दोनों तरफ हैं, वो चाहते हैं कि दोनों देश मुल्कों के बीच में कोई अमन शांति ना हो, तो अगर कोई पहल करे तो उसे तुरंत कहा जाता है एंटी नेशनल, अब देश विरोधी हो, देशद्रोही हो।
ऐसे माहौल में फिर वो जो भी इंडिविजुअल होता है वो बैकफुट पे चला जाता है। देखिए, हमारी पॉलिटिक्स इस तरह से खेली जाती है जिसमें अगर कोई लीडर पाकिस्तान के साथ आज पहल करे, पीस की, अमन की पहल करे, तो उसको टारगेट बड़े आसानी से किया जाता है, इसलिए लोग डरते हैं। मैं सिद्धू जी का सलाम करता हूं, मैं समझता हूं कि सिद्धू जी ने जो किया है वो मुश्किल था, इसके बावजूद सिद्धू जी आए हैं, करतारपुर इनॉग्रेशन के लिए आए हैं, तो मुश्किल है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी जानना पड़ेगा कि टेररिज्म का जो मसला है, भारत उसे बहुत गंभीरता से देखता है, खास करके 26/11 के बाद जो मुंबई में हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले आतंकवादी हमले नहीं हुए, उसके बाद भी हुए, लेकिन मुंबई में जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है एक ऐसा लगा, एक रेड लाइन क्रॉस की गई थी। और आप उसे कहेंगे नॉन स्टेट एक्टर, लेकिन लश्कर ए तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, उनके हेडक्वार्टर्स यही पाकिस्तान में है। अच्छा, मैं इसलिए लोगों को लगता है बहुत हो चुका, अब कुछ पाकिस्तान से अमन शांति करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए सिद्धू जैसे लोग कमजोर पड़ जाते हैं। बट कोई सियासतदान ये करे बात तो वो तो एंटी नेशनल हो जाएगा, लेकिन क्या पूरा मीडिया के अंदर लोग एक बार, जैसे मैंने कहा, साइजेबल नंबर में शुरू हो जाएं और उसके ऊपर पूरी कैंपेन बन जाए? क्या वो भी कहा जाता है, डज द स्टेट डिमांड दिस फ्रॉम मीडिया इन इंडिया, कि क्या वाकई आप इस तरह का पूरा एक रेटरिक बना दीजिए कि अगर किसी ने बात की अमन की पाकिस्तान के साथ तो वो एंटी नेशनल है, उसे बना दीजिए गद्दार? ये क्यों किया जाता है? आई मीन बहुत से ऐसे इमेजेस हैं जो कि देख के भी हैरत होती है। कम से कम पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं समझता आप फिंगर टिप्स पे भी गिन पाएंगे कि ऐसे लोग मीडिया के अंदर मौजूद हैं जो सिर्फ इसी के ऊपर या इंडिया बैशिंग के ऊपर अपना शो चलाएं। मुनी, दो बातें, एक तो आप जान लीजिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, आतंकवाद एक गंभीर मसला है, उसको हल करना ही होगा। इंडियंस फील स्ट्रांगली अबाउट इट। लोगों को गुस्सा आता है जब वो देखते हैं कि आम आदमी पर इस तरह के आतंकवादी हमले होते, तो वो गुस्सा अपनी जगह जायज है। दूसरी तरफ मीडिया भी जानता है, जैसे मैंने कहा, कि नफरत फैलाने से शायद आपको टीआरपी मिलती है। आप जब प्यार बांटना चाहते हैं, जो जैसे सिद्धू आज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिद्धू इस पर यहां आए उससे वो चुनाव जीतेंगे, शायद उन पर लोग कहेंगे आप वो आइसोलेट भी हो सकते हैं। ऑलरेडी उनको किया गया पिछले 3 महीने। आसान नहीं है। इसी तरह से अगर कोई मीडिया चैनल कहे कि पाकिस्तान के साथ चलिए हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, शायद उनको मार्जिनलाइज किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों मुल्कों में आज की तारीख में उन्होंने पकड़ अपनी बना ली है। लोग देखना चाहते हैं और लोग ये भी देखना चाहते हैं टीवी पर कि किस तरह से एक पाकिस्तानी जनरल को रख दो, एक इंडियन जनरल को रख दो, उनमें झगड़ा करवा लो, उससे टीआरपी बढ़ती है। तो ये टीआरपी के चक्कर में कहीं होता है, जरूर आपकी बात सही है, लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने कहा, आप इसे सीरियसली लेना चाहिए। बट ये सीरियसली जब आप कहते हैं तो ये क्यों तासुर जाता है? इम्तियाज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब राजदीप साहब ने भी कहा कि नहीं, भारत दहशतगर्दी को या टेररिज्म को बड़े सीरियसली लेता है, हमारा जो स्टांस है पाकिस्तान का इस वक्त आप बखूबी जानते हैं, आप कमेंट भी करते हैं, पाकिस्तान ने जितना दहशतगर्दी से सफर किया है, जितना पाकिस्तान ने खोया है दहशतगर्दी की वजह से, मेरे ख्याल में शायद ही किसी मुल्क ने खोया, और जितना कुछ दिया है, फिर पाकिस्तान के हवाले से जब बात हो तो बार बार ये क्यों कह दिया जाए कि नहीं, क्योंकि सिर्फ भारत दहशतगर्दी को सीरियसली लेता है, पाकिस्तान नहीं लेता? मेरा ख्याल है कि जो मुंबई पे हुआ उसके बाद अमन की तहरीक को दोनों मुल्कों में बहुत नुकसान पहुंचा। यहाँ तक कि जो हम सैफमा चलाते थे वो बंद ही हो गई कि लोग वाकई बातचीत पे तैयार नहीं थे। ये दुरुस्त है कि दहशतगर्दी जो है वो सब मुल्कों के लिए और सब माशरों के लिए नासूर है और एक चैलेंज है। इसका मतलब ये कब कोई भी ये ना समझे कि अगर दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी होगी वो हमारी फतह है और हमारे मुल्क में जो होगी तो बहुत अचंभे की बात फिर वो नहीं होनी चाहिए। और ये हमने देखा कि किस तरह बंदूकें वापस हमारी तरफ हो गई, और ये खेल हमें नहीं खेलना चाहिए था जो ज़िया-उल-हक के ज़माने में शुरू हुआ। ये बाहर कैफ, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ भी लोगों के जज्बात और हर जमहूरियत पसंद के होने चाहिए कि जो कश्मीर में जब जिस तरह की रिप्रेशन हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, मेरे नज़दीकी मामला इसलिए नहीं कि वहाँ पे भारतीय फ़ौजें कर रही हैं। अगर पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी भी मुल्क के हिस्से में आवाम के साथ कोई इस तरह की बसलूकी करेंगी, मुझे वैसे ही उसका दुख होगा। इसका ताल्लुक मुल्कों की डिवाइड के साथ नहीं है। मुझे अफसोस ये कि जब हिंदुस्तान में लोग ये बात कश्मीरियों के जो होने वाले जबर की बात उठाते हैं, उन्हें आईएसआई का एजेंट करार दे दिया जाता है। जब हमारे मुल्क में यहाँ पे मेरे जैसे लोग कहते हैं मुंबई में ज़्यादती हुई तो मुझे रॉ का एजेंट कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कन्फ्लिक्ट में जो स्टेट आ जाती हैं वो बहुत बुरा है। रही मीडिया की बात, तो मुझे बहुत सदमा है, मैं ये कभी कंपैरिजन नहीं करता था, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मीडिया को मैं एक ही तरह से
क्रिटिकली देखता था एक ही पैमाने पर, लेकिन अब मैं जो देखता हूँ अपने बहुत सारे साबिक दोस्तों को देखता हूँ और बहुत से ऐसे लोगों जो मेरे एक तरह से मेरे हाथों में बड़े हुए, जिस एक का नाम भी नहीं लेना चाहता, आजकल वो रिपब्लिक में चला गया है, वो पहले NDTV में होता था बच्चा, तो वो जिस तरह की ज़बान और जिस तरह की कहरलूद गुफ्तगू और जिस तरह की नफरत अंगेज़ी पैदा करते हैं, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तानी मीडिया ने भी ये किरदार बहुत अदा किया है, हमारे यहाँ भी बहुत किरदार अदा हुआ है हिंदुस्तान को डिमोनाइज करने का, दुश्मन मुल्क बनाने का। भाई हमारी 47 से पहले हिस्ट्री एक है, तारीख एक है, कल्चर, लैंग्वेज, म्यूज़िक। अब कैसे बाद लोग कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान की फिल्में पाकिस्तान में दिखाई जाएगी तो ये कल्चर ही लगा रहा है। मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर उर्दू जिंदा है दुनिया में तो सबसे ज्यादा जिंदा तो उसे बॉलीवुड ने रखा, बट ये जो वहाँ पे कोई संस्कृति हिंदी नहीं बोली जाती। वलीद साहब, ये जो बात दहशतगर्दी के हवाले से होती है, यारदीप साहब ने भी जिक्र इसका किया, बार बार इसका हवाला दिया जाता है। पाकिस्तान के साथ तो दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो जाते हैं, कुलभूषण यादव भी हो जाता है, समझौता एक्सप्रेस भी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी बात करने के लिए हम कहते हैं कि बात की जाए या तैयार हैं बात करने के लिए, एटलीस्ट बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत की तरफ से वो रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता। ये आपको क्या लगता है? ये भी एक रोटेशन है, कभी पाकिस्तान कहेगा कोर इशू पे बात होगी तो नहीं चलेगी, और कभी इंडिया कहेगा ये कोर है तो इसके बगैर बात नहीं चलेगी, यानी कि बात चलेगी ही नहीं। मैंने एक दफ़ा नटवर सिंह को दावत दी थी, या रिसेप्शन दिया था, तो नटवर सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी बात की, बड़ी मज़ेदार। उन्होंने कहा पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को उठा के ले जाओ वहाँ पे साउथ ब्लॉक में, और साउथ ब्लॉक वालों को ला के बिठा दो यहाँ पे, ये इक्वली एक बड़ी कॉम्पिटेंटली एक पाकिस्तान के जो वहाँ प्रेस ऑफिसर हुआ करते थे, उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम है जब दो देश सेपरेटेड एट बर्थ, क्योंकि वो ट्विंस की तरह हैं, यानी एक तरह से आप एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, लेकिन और साथ भी नहीं रह सकते। ये एक मुश्किलात है। आप कुछ कहो तो हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी, हम भी ये करेंगे, वो फिर सही है गलत है उसमें। ये जो वन अपमनशिप चलती है ना, उसमें मुझे लगता है आप एक एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करते जिससे वाकई गुफ्तगू आगे बढ़े, एक ट्रस्ट डेफिसिट। बट ये एटमॉस्फेयर वलीद साहब कैसे बने, ये एटमॉस्फेयर कैसे बने? अगर उनके साइड पर गिले शिकवे हैं इम्तियाज के साथ, अगर उनकी साइड पर गिले शिकवे हैं, तो यहाँ पर भी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनकी लिस्ट मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और अभी जिस तरह इम्तियाज आलम साहब ने बात शुरू ही की थी कि ये ऐसे ही इक़दामात, ये वो अब जिस तरह का ये दरबार साहब करतारपुर शरीफ का जो ये सिलसिला जो है, ये अब इसकी उधर हो गई है इनाग्रेशन और यहाँ पे हो रही है, तो ये एक प्रोसेस को जिसमें एतमाद की फ़ज़ा पैदा होती है उसे जन्म दे रहे हैं। और अब ये इस बात का इन्हिसार होता है इस पर कि कितनी अब पॉलिटिकल विल जो है वो दोनों साइड्स पर शामिल है। जिस तरह मैं आपके पिछले सवाल के जवाब में कह रहा था कि दोनों साइड्स को थोड़ी सी वसअत क़ल्बी दिखाने की ज़रूरत है। और जो आपने अभी इस प्रोग्राम में और दीगर ने भी ये मीडिया का जिक्र किया, इम्तियाज़ साहब ने ख़ासकर, मैं एक और बात भी पॉइंट आउट करना चाह रहा था जो कि मुझे महसूस होता है कि हिंदुस्तान वाली साइड पे जो है देखने को बहुत आती है, हमारे यहाँ नहीं होती। देखिए हम सब इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, PMLN के नुमाइंदे यहाँ पे हैं, PTI, PPP, हम इलेक्शन का कैंपेन करते हैं, उसमें जलसे होते हैं, जुलूस निकलते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं। उसी तरह इंडिया में भी होता है। हमारा इलेक्शन का कैंपेन जो होता है वो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर होता है। वहाँ सारा इलेक्शन कैंपेन का एक जो मरकज़ होता है, एक सेंटर होता है, पाकिस्तान बैशिंग होता है। तो ये एक जो है इस माइंडसेट को भी जो है वो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वाला है उसको जो है इसमें से निकालने की ज़रूरत है। और ये जो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है मैं समझता हूँ ये वलीद साहब, वो ये वलीद साहब आप ये जानिए कितना देरपा, ये कितना सस्टेनेबल और देरपा हो सकता है। इलेक्शंस इंडिया में पाकिस्तान को लेकर नहीं जीते जाते या हारे जाते, कुछ नेता करते हैं वो हेडलाइन बन जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम वही इश्यूज रेज करते हैं। रोटी रोजी, जो अपने एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, जो अपने रोटी का इश्यू है, उस पर चुनाव जीते जाते हैं। पाकिस्तान को लेकर कुछ नेता अपनी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप जानिए पब्लिक उससे नहीं गुमराह होती। पब्लिक नहीं वोट करेगी। 26/11 के बाद चुनाव हुए, सरकार जो थी वो चुनाव जीती। हालांकि ऑपोजिशन ने कहा कि आप फेल हुए हैं, इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ है, आपने पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान को एक तरह से आप सही है, कुछ नेता उसे विपिंग बॉय बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि आवाम जो है
वो पाकिस्तान को लेकर आपको वोट देती है या आपको नाखुश होकर आपको रिजेक्ट करती है। इश्यूज इंडिया में भी वही है जो पाकिस्तान में है, लेकिन कुछ नेता हैं जो समझते हैं कि अपनी रोटी अगर सेकनी है तो चलिए पाकिस्तान बैशिंग। बट यहाँ पर तो 1% भी नहीं है राजदीप सर। आपके यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इमरान खान जी ने भी इंडिया के बारे में चुनाव के टाइम पे कुछ कहा, और जैसे चुनाव खत्म हुआ कहा कि आई विल वॉक टुगेदर विद इंडिया। ड्यूरिंग द इलेक्शंस ही सेज वन थिंग, चुनाव के बाद आप कुछ और कहते हैं। मुझे मुनीब ये बात करनी है, और अभी आप मुझे कह रहे थे मुस्कुरा रहे हैं, मुझे आज इनकी सेन बातें सुन के बड़ी हैरत हो रही है। मतलब कल तक अगर मोदी साहब जो हैं वो एक प्राइवेट विजिट के तौर के ऊपर शादी पे आते हैं तो हम सब मोदी के यार थे, और हम सब जो हैं वो गद्दार भी थे और वो था। लेकिन आज इनकी ये बातें सुन के, क्या इन्होंने कैंपेन नहीं की पिछले 4 साल हमारे खिलाफ, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी का यार, मोदी का यार, मोदी के यार। और आज ये, मुझे तो हैरत ये है कि ये आज पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल है इनका। वो प्रोग्राम किसी और का बनाया किसी और ने, ये खामखा बीच में मतलब अब्दुल्ला दीवाना मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है। आप यहाँ पर भी अपनी पॉलिटिक्स ला रही है ना। पता था इस बात का, छोड़ देना। आपने कभी वजीर आजम के मुंह से कभी करतारपुर का नाम सुना था? उनको पता था? ये इवन इनके मिनिस्टर्स को भी मैं चैलेंज कर रही हूं, इनके मिनिस्टर्स को भी करतारपुर इशू को पता ही नहीं था। और ये जब जब हुई और उसके बाद इनको पता चला, सिद्धू जी को देते हैं, आर्मी चीफ को क्रेडिट दे रही है। आर्मी चीफ और सिद्धू जी को दे रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बातें राजदीप साहब ने की, देखिए हम भी सेंसलेस लोग नहीं है राजदीप साहब। आपको टेररिज्म पे आपको इशू होता है, हमें भी बहुत इशू होता है। आपका क्या ख्याल है, मुंबई अटैक्स हुए तो हमें तकलीफ नहीं हुई? हमें भी बहुत तकलीफ हुई। लेकिन इसको तो ये कहना, हाफिज सईद को क्यों नहीं प्रोसिक्यूट करते, ज़ाकिर रहमान को क्यों नहीं प्रोसिक्यूट? लेट मी कंप्लीट। मैं ये कहना चाहती हूं कि देखिए ट्रस्ट डेफिसिट दोनों साइड पे है। कलभूषण यादव आपका नॉन स्टेट एक्टर नहीं था, वो स्टेट एक्टर है। वो यहां से आपकी सर्विस में होते हुए पकड़ा गया। उसके ऊपर आपकी आज तक आप ये बताइए ना, आपने क्या किया? कलभूषण के बारे में आप बात ही नहीं करते, आप उसके बारे में आप उसको निगेट कर देते हैं बड़े आराम से। एक मिनट, आपके पास, हमारे पास बाबरी मस्जिद की बात है, समझौता एक्सप्रेस की बात है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो अगर हम भी याद करके बैठे तो हम शायद एक लम्हा आगे नहीं जा सकते। मेरी गुजारिश यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि हमने एक जेस्चर दिखाया है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक जेस्चर आया है, गवर्नमेंट की तरफ से मैं कह रही हूँ, अब एक हाइपोथेटिकली, तो उसको रेसिप्रोकेट होना चाहिए। आप गवर्नमेंट की तरफ से है। अभी अफसोस की बात यह है, देखिए एक सिख गुरुद्वारा पर हमला होता है, 3 लोग मारे जाते हैं कुछ दिनों पहले, इसके बावजूद इनॉग्रेशन करता प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो ये कहा है, उसकी बर्लिन वॉल से एक तरह से कंपैरिजन की है। ये जो हो रहा है बर्लिन वॉल, देखिए नेता, मुझे एक बात जरूर कहनी है, राजदीप साहब, ताली 2 हाथ से बचती है, बट लोकल पॉलिटिक्स वहां पर भी आ जाती है ना। हम आपको इनविटेशन एक्सटेंड कर रहे थे, आप इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे थे, क्या हो रहा था? वो 2 लड़कों ने एक फोटो पता नहीं सोशल मीडिया पे कहां से आई, आपने पोस्टर छपा के लगा दिए। वो लड़के टेररिस्ट करने वो आए थे पाकिस्तान से, वो यहाँ फैसलाबाद में बैठे, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम तो यहाँ बैठे हैं। सो ये जो आप ये आपका मीडिया खास तौर पर ये जो करता है, देखिए हम सब, हमें से कोई सेंसलेस नहीं है। टेररिज्म दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, उस पर तमाम ह्यूमन बीइंग, तमाम लोगों को तकलीफ होती है। इसी तरह आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। हमारी चाइनीज एम्बेसी पे हुआ है ना, BLN ने उसको एक्सेप्ट किया है और उसका मरकजी मुल्जिम दिल्ली के अस्पताल के अंदर जो है वो इलाज करा रहा है। तो मेरा सवाल भी उठेगा फिर कि अगर इसको नॉन स्टेट एक्टर नहीं कहें तो फिर स्टेट एक्टर कहूं, इसको स्टेट एक्टर कहूं? देखिए हम पॉइंट्स को लेकर नहीं बैठे, ये भी वहाँ बहुत स्टैंड करते हैं, बड़े स्कूली मौक़िफ़ लेते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान में जो मजहबी इंतहा पसंदी का उभार है जिसका हम शिकार हुए हैं, और जिस तरह वहाँ पे हिंदुत्व कम्युनलाइजेशन हो रही है पॉलिटिक्स की, ये बड़े ख़तरात आ रहे हैं। इसमें आपके सामने कोई रैशनल रास्ते रहेंगे नहीं। तो कोशिश करनी चाहिए इन रियासतों को कि अगर इन्होंने इसका असीर नहीं बनना है और उसके अंदर डूब नहीं जाना है, बिल्कुल, तो इससे आज़ाद होकर हम आगे बढ़ें। मेरे एक दोस्त हैं अब्दुल कादिर हसन, बहुत वो सख्त एंटी इंडिया है। जब हम कश्मीर गए यहाँ से सहाफ़ियों का वफद लेके, तो उन्होंने तकरीर की जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात टॉम जेरी के हैं। इतने पल में हम एक दूसरे की बहुत मोहब्बत करने लगते हैं, पल में हम बिफर जाते हैं। ये कोई संजीदा रवैया नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, हम बार बार के अब जितने डायलॉग्स हुए हैं उठा लें, जब ख़त्म होते हैं फिर दोबारा हम सिफर से शुरू हो जाते हैं। भाई अगर इस बार बातचीत शुरू आप करें, भले इंडिया के इलेक्शन की बात करें, तो वहाँ से क्यों नहीं शुरू करते जहाँ पे मुशर्रफ के और मनमोहन सिंह के दरमियान बात टूटी थी।
हमारा प्रॉब्लम ये कि हम एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। मुझे मालूम है कि मैं अभी फिर कहूंगा, आज फिर मैं अपील करूंगा कि वो जो ट्रेड का एग्रीमेंट था जो जरदारी साहब के जमाने में फाइनल हुआ, जिसे नवाज शरीफ साहब ने भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन बॉर्डर्स में झगड़ों की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। बेस्ट एग्रीमेंट था जो मनमोहन सिंह साहब ने सुनी पाकिस्तान के बिजनेस की जो रिजर्वेशंस थी एड्रेस हुई, वो क्यों नहीं अख्तियार करते। ये जो आप बता रहे थे अभी कि बड़े गनीमत इनमें मिली, नहीं वीज़ा मिल गया, इसके हवाले से आने का, हम क्यों नहीं आ जा सकते, हम वीज़ा को लिबरलाइज क्यों नहीं कर देते। इससे कोई कौमी सलामती के मामला कैसे अपसेट होते हैं। भले अभी आप बातचीत ना शुरू करें, लेकिन कुछ कदम तो आप उठा सकते हैं। लेकिन माजी के अंदर रह के इम्तियाज साहब, हम हिस्ट्री के अंदर रहकर, हिस्ट्री याद हमें बहुत कुछ दिलाती है। इनको मुंबई हमला याद रहता होगा, हमें आज भी कुलभूषण यादव याद है, या हमें आज भी याद है कि समझौता एक्सप्रेस के अंदर क्या हुआ। ये एक दूसरे के वो जख्म है जो शायद आप कुरेदते रहें। हम कहेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स, वो कहेंगे नहीं ये स्टेट टेररिज्म है, फिर हम कहेंगे कि कुलभूषण यादव कौन है, हम सवाल उठाते रहेंगे। ये ऐसा सिलसिला है शैतान की आदत तक, जितना फैलाते जाएंगे फैलता जाएगा। नहीं, ये देखिए आज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो दीवारें धीरे धीरे टूट रही है, या जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच पूरी तरह से टूट गई, वहां वायलेंस नहीं था। ये जो वायलेंस है, ये जो बार बार आतंकवाद, हिंसा जो भी कही है, और हम डिबेट कर सकते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट एक्टर, लेकिन जब तक वो खत्म ना हो, और फिर दोनों तरफ से, हाँ नहीं, आप उसे मैंने पहले ही कहा ताली दो हाथ से बजती है, लेकिन जब तक वो खत्म ना हो तो हम आगे नहीं चल सकते। कश्मीर का मसला लीजिए, आज करतारपुर कम से कम ये पहल हुई है क्योंकि वहां आज की तारीख में अमन शांति है। आज के पंजाब में, इंडियन पंजाब में अमन शांति है, लेकिन आप कश्मीर में, इसके बावजूद श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस हुई थी, लेकिन उसके बाद भी हिंसा, वायलेंस कंटिन्यू हुई। तो वो डायलॉग जो है वो आगे कैसे जाएगा? आप डायलॉग आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब आप एक एटमॉस्फेयर तैयार करें जहां जो भी वायलेंस करे उसके खिलाफ आप कड़ी कार्रवाई करें। आप नहीं छोड़ सकते, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे कोर्ट्स ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए 26/11 के जो आतंकवादी थे उन पर हम कार्रवाई नहीं कर सके। दैट इज नो एक्सक्यूज या नॉन। मैं कह रहा हूं कि जब तक आप इनको किनारे नहीं करेंगे तब तक ये हमेशा डायलॉग को हॉस्टेज रखेंगे। मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। वियतनाम में और अमेरिका में बातचीत उस वक्त भी हो रही जब कारपेट बम्बिंग हो रही थी और हजार लोग मर रहे थे, कारपेट बॉम्बिंग हो रही थी। प्री कंडीशन नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल, मैं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए, कोई इस पे कोई दो राय नहीं। नो वायलेंस इज अ प्री कंडीशन। नहीं, नो वायलेंस, ये जो नो वायलेंस नहीं। देखे ना ये आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे नासिर अब ऑटोनोमस भी हो गए हैं। आई नो इट फॉर ए फैक्ट। बहुत सारे लोग लश्कर तैयबा से भाग गए, कोई ISS में चले गए, कोई कहाँ चले गए। लेकिन साथ आप देखिए ना, मैं कहूँ कि आप ये जो पैलेट गन इस्तेमाल कर रहे हैं, कल ही जो 25 साल आपने मारी है, वो क्या तो मैं आपसे कैसे बैठ जाऊं? नहीं, इससे बातें नहीं चलती। वो भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, शर्तें नहीं होनी चाहिए। टेररिज्म पे बात भी हो, कश्मीर में बात भी हो, लेकिन एक और बात, हमारे यहाँ मसला ये है कि पहले ये हल करो, बात करने के लिए तैयार भी हो। दुनिया में आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की हिस्ट्री पढ़ लें, वो शुरू करते हैं छोटे मसले से, कदम ब कदम एतमाद साजी करते हुए, जो जो बढ़ता जाता है फिर आप वो मसलों को हल करते चले जाते हैं। सर आप लिस्ट बना लेना, पहले बड़े मसलों में से छोटा मसला कौन है, किसी एक मसले पे तो बात हो। एक ब्रेक का वक्त है। सर क्रीक, मैं उसी पे आता हूँ। सर क्रीक, सियाचिन, करतारपुर, बहुत से इश्यूज हैं जिन पर आराम से पाकिस्तान की तरफ से हाथ बढ़ाया गया ना करतारपुर के इशू के ऊपर, इंडिया ने रेसिप्रोकेट किया। अब इसके बाद क्या हो सकता है उस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। बट क्या किया जाए, सवाल ये है, ब्लेम गेम चलता रहेगा। जो वन अप वाली पॉलिसी है कि हमने ये किया आपने ये नहीं किया, या हमने ये किया आपने ये नहीं किया, ये तो चलती रहेगी अपनी जगह पर। लेकिन इम्तियाज साहब की बात बहुत खूबसूरत है कि अगर हम प्री कंडीशन ही सेट करते रहे तो फिर शायद कभी डायलॉग या कभी बात नहीं हो सकती। अज़मा बुखारी, मैं आपसे शुरू करूंगा, क्या होना क्या चाहिए? राजदीप साहब बार बार कहते हैं माहौल या एटमॉस्फेयर ऐसा हो जहां बात कर सके। अब यहां से तो चले एटमॉस्फेयर, इसको ही ले लीजिए, करतारपुर को ही इनिशिएट तो पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया, अब आपने करना क्या है आगे? मैं समझती हूँ कि इस पे बड़ा सिंपल बात यह है कि आपको जो एक ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ता है, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसपे ब्लाइंड ट्रस्ट के अलावा कोई हल नहीं होता।
और मैं समझती हूं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है। हम वो नहीं करेंगे जो हमारी ऑपोजिशन ने हमारे साथ किया था। हम समझते हैं कि जियो और जीने दो की पॉलिसी होनी चाहिए, दोनों तरफ अमन होना चाहिए और हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये है कि हम तो जहाँ पर भी अभी देखिए, जितने भी इस जब से ये गवर्नमेंट आई है, जितने भी क्रिटिकल टाइम आया है, अब हमने बड़ा रिस्पॉन्सिबली इसको वो करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि लीडर वो होता है जो यू टर्न ले ले। अब मुझे क्या पता वो किस बात पे कल को यू टर्न ले लेंगे और उसके बाद हम पीछे खड़े मुंह देखते रह जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो गया। ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स, हम तो प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं ना, मुल्कों के बीच में समझती हूँ कि वीजा के हवाले से कम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, मतलब थोड़ी सी वीजा के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। जब हम आपस में मिलेंगे तो ही हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आज राजदीप साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई, हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ बातों पे वो हार्श हुए, कुछ बातों पे हमारा कुछ एक रिजर्वेशन था, बट बात हुई। इसी तरह हमें बात करनी है। इंडिया को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडिया को भी जो मिलने का मौका मिले उस पर प्लीज बैकआउट मत करें। हम इस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठेंगे, ये हो गया, हम उस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठेंगे। हमें ये बात समझनी चाहिए कि दोनों मुल्कों के बीच में कोई तो है जो अमन नहीं चाहता, कोई तो है जो अमन नहीं चाहता। कोई मौका हो, बैठिए, बात करिए। बिल्कुल, मैं इस बात पर बिल्कुल सहमत हूं कि हर लेवल पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन आप ये ना समझे कि कोई मैजिक सोल्यूशन है। कि एक दिन में ये बातचीत हो जाए, जैसे कल करतारपुर में होने जा रहा है, उसके बाद दुनिया बदलेगी। आपको ये क्यों लगता है कि कोई समझता है कि मैजिक सोल्यूशन तो हर को पता है नहीं है, लेकिन कुछ बात तो कीजिए। कोई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसी शहर में करीब 20 साल पहले आया था लाहौर बस यात्रा पर। तभी भी बहुत उम्मीदें थी, अरे वाजपेयी जी आ गए हैं, उन्होंने इतनी शानदार स्पीच कही मीनार-ए-सार पर, सबने कहा यार अब तो दोनों देशों के बीच में दुनिया बदल गई है। हुआ नहीं, क्योंकि आपने उसे प्रोसेस नहीं माना, आपने वो ग्राउंड तैयार नहीं किया ताकि दोनों मुल्कों के बीच में ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसे कैसे कम किया जाए। मैं इम्तियाज साहब की बात से सहमत हूं, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, वीजाज ओपन करिए, रिलीजियस पिलग्रिम्स को दोनों देशों में आजिए, क्या किसी की शादी इंडिया में हो उन्हें जाने दीजिए, पेशेंट्स को मेडिकल टूर। सुषमा स्वराज ने वैसे बहुत कुछ, मैं जानता हूं 2-3 इंस्टेंसेस में बहुत कुछ किया ताकि छोटे बच्चों को मेडिकल ट्रीटमेंट मिले इंडिया में। आप जब तक एक माहौल नहीं बनाएंगे, बगैर उस माहौल के केवल एक दिन दो बड़े नेता आते हैं और कहते हैं फोटो आप लगा के चलो दोस्ती, होता नहीं है। आपको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा और पेशेंस भी दिखानी पड़ेगी। रिस्क और पेशेंस भी दिखानी पड़ेगी, रिस्क भी लेना पड़ेगा। वलीद साहब, रिस्क जाहिर बात है लीडरशिप को लेना पड़ेगा। जब प्राइम मिनिस्टर लेंगे, या उन्होंने बात ऑलरेडी कर दी, पीस फीड इंडिया की बात उन्होंने अपनी मेडन स्पीच के अंदर भी की थी, और पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा। अब वो पेशेंस एज अ रियासत दिखाना पड़ेगा, बहुत सारी बातों को फोरगो भी करना पड़ेगा। देखें, मैं यही बात फ्लिप आउट दूसरी तरफ भी करना चाहता हूँ। पहले तो जहाँ तक प्रोसेस का ताल्लुक है जी, ये जिस तरह से अब ये शुरुआत हो रही हैं, इसके साथ साथ ये जो बातें भी हुई, ये सारी बातें दुरुस्त हैं। एक तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है उसको लिबरलाइज़ करने की ज़रूरत है, ये एक बड़ा अहम जो है इकदाम या मेजर होता है। ये फिर आप ये रिलीजियस टूरिज़म तो ये इसको फ़रोग़ तो मिल ही गया इससे, फिर वो मेडिकल टूरिज़म वाला जो सिलसिला है वो भी, उसको भी ज़्यादा, ये वीज़ा प्रोसेस को लिबरलाइज़ करना। और जो मैं समझता हूँ, ये आपने जो रिस्क टेकिंग की बात की, और उससे पहले मैं जो एक और बात अर्ज़ कर दूँ, जिस तरह अभी राजदीप साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब की एक बड़ी गुडविल भी पाई जाती है इंडिया के अंदर, और उनकी क्रिकेटिंग अचीवमेंट्स की वजह से, और वो यकीनन उसको बुरुएकार लाना भी चाहेंगे। लेकिन सबसे सरे फहरिस्त मैं जो समझता हूँ, इंडिया, हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, वो अपने आप को बड़ा इकोनॉमिक पावर समझता है, अपने आप को बहुत ताकतवर और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़ी कुव्वत बनाना चाहता है, उसकी बहुत बड़ी एम्बिशन रखता है। ये सारी बातें जो हैं, उसके साथ एक और चीज़ भी आती है। अगर आप अपने आप को बड़ा पावर या बड़ी एम्बिशंस रखते हो, या सुपर पावर या इकोनॉमिक पावर बनने का ख्वाब या ख्वाहिश रखते हो, उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है।
और उसके लिए एक ज़्यादा बड़ा दिल भी दिखाने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा बड़ा दिल और ज़्यादा रिस्क टेकिंग जो है वो इंडियन साइड के ऊपर होना ज़रूरी होगी। पाकिस्तान तो अपना पार्ट ज़रूर प्ले करेगा, मैं इसमें यकीन नहीं। वैसे इमरान खान ने क्रिकेट के फील्ड पे बहुत रिस्क लिए थे। उन्होंने पहली बार कहा था कि न्यूट्रल अंपायर्स होने चाहिए। ये उस जमाने में बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि आपके अंपायरों की तब रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद इमरान खान अंपायर की दोनों तरफ अंपायर्स जो है वो क्रिटिकल होते हैं हर जगह पर। एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बुजुर्ग आजम हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की पहलकदमी में कुर्बान हुए हैं जी। आपके यहाँ ऐसा खतरा नहीं है। हमारे यहाँ आर्मी चीफ मीठी जबान बोल रहे हैं, आपके आर्मी चीफ बढ़ के मार रहे हैं। और अब आपका मसला ये हल हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में किससे बात करें, आपकी तसल्ली हो जाएगी। हाँ, एक बात वादा लेना चाहता हूँ। वैसे तो आपने बड़ी वादा खिलाफियाँ की हैं कि आपने जाके क्रिकेट मैच शुरू करवाने की कैंपेन चलानी है। हम यहाँ चला कॉन्ट्रैक्ट करके फिर आज हम वादा करके जाए यू विल टेक अप द इशू ऑफ क्रिकेट। मैंने यू आर ए क्रिकेट लवर, आई नो। आपने हमेशा राइटिंग्स में कहा, जो भी मौका मिला मैंने कहा कि मेरे पूरे क्रिकेट वॉचिंग करे लाइफ में मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूं। इमरान खान और सुनील गावस्कर के बीच जो कॉन्टेस्ट हुआ करते थे जब मैं 17-18 साल का था, उससे बेहतर मैंने क्रिकेट नहीं देखी। वसीम अकरम वर्सेस सचिन तेंदुलकर। मैं चाहता हूं नेक्स्ट जनरेशन मोहम्मद आमिर वर्सेस विराट कोहली देखे, क्योंकि देखिए इसी लाहौर में मैं आया था, क्राउड इंडिया मैच जीत रही थी और क्राउड चिल्ला रहा था बालाजी जरा धीरे चलो, और एंड में एक मेरा बेटा तब कितने 8-9 साल का था, मेरे हमारे नजदीक एक पाकिस्तानी कोई फैन था, वो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। जब पाकिस्तान हार गई मैच, वही झंडा उसने मेरे छोटे बच्चे को दी और मेरे बेटे ने आज तक वो झंडा अपने रूम में रखा है। अब आप सोचिए, नेक्स्ट जनरेशन को अगर आप म्यूजिक हो या स्पोर्ट्स हो, कल्चर को मैं समझता हूं इन सब दूरियों से दूर हटाना है। यू कैनॉट यूज कल्चर एज अ वेपन। हम लोग क्या करते हैं, उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं कि क्रिकेट हथियार बन गया है, कि हम एक तरह से ब्लैकमेल एक दूसरे को करते हैं। अगर आप ये नहीं करें तो क्रिकेट मैच नहीं होगी। क्यों? क्रिकेटर बेचारा क्यों करे? आप ये जो पॉलिटिशियन है इनके प्रॉब्लम्स है, ये जो प्रॉब्लम्स अगर रिजॉल्व करें तो क्रिकेट तो होगी। आप इनसे दूर रहिए, क्रिकेट होने दीजिए। क्रिकेट के साथ क्योंकि एक और ये सब होना चाहिए पर होता नहीं है। एक और रीजन है मोहित भाई, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया की टीम पाकिस्तान से बेहतर है। जब मैं 17-18 साल का था, पाकिस्तान की टीम अच्छा भाई आप ले आओ टीम, आप लाओ टीम। आप तैयार अच्छे हैं कि लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट से राजदीप साहब? नहीं, राजदीप साहब ताजा चैंपियंस ट्रॉफी हारे हैं, जरा उसको याद कीजिए। एक तो मजा है, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, हम एशिया कप जीते। चलिए, मेरा ख्याल है कि हम दोनों हुकूमतों को क्रिकेट तो जरूर खिलाएंगे, उन्हें अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। मुझे अफसोस है अमरिंदर सिंह जी पे, मैंने उन्हें अपील भी की कि वो ये ना करें। वो बड़े अच्छे अमन के दोस्त थे, अपनी सियासी कंपल्शन में चले गए हैं। तो उम्मीद है कि इस प्रोसेस से कोई अच्छी बातें सब कॉन्टिनेंट में हो। राजदीप साहब, क्या पसंद आया? वैसे तो हमने आपको प्रोग्राम से पहले समोसे खिला के ठुस करने की कोशिश पूरी की थी, लेकिन क्या पसंद आया इस दफा खाने में? अभी तो शुरुआत हो रही है। आज पहला दिन है, फूड स्ट्रीट जाना है। देखिए, एक मैंने आपके मियाँ साहब से एक बार पूछा था कि खाना कहाँ अच्छा मिलता है, लाहौर या दिल्ली? मियाँ साहब ने ये कहा खाना तो लाहौर में है, लेकिन आपका पुरानी दिल्ली का गाजर हलवा बड़ा गजब का है। देखिए, तो दोनों देशों के बीच में खाने की शौकीन, रेसिपीज एक जैसी हैं ऑलमोस्ट। सर, रेसिपीज एक जैसी। वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स, दैट इज 100%। बहुत खूबसूरत बात है और इसी पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हम करते हैं कि आप अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, भारत की तरफ से रेसिप्रोकेट किया गया है, लेकिन इसके बाद क्या, यही एक सवाल है। उम्मीद ही अच्छी रखी जा सकती है। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। राजदीप सरदेसाई साहब को दोबारा कहूंगा कि आपको वीज़ा भी मिलता रहेगा, आप पाकिस्तान तशरीफ लाते रहिए और हम आपको खाने भी खिलाते रहेंगे। गाजर हलवा भी यहाँ का खिलाएंगे, बहुत मशहूर है यहाँ का भी। बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का।